हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्राइडे स्टोरी। ये कहानी इतनी ज्यादा रहस्यमयी है कि इसको सॉल्व करने में स्कॉटलैंड यार्ड को भी, यानी कि जो लंदन की मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसको भी करीब 100 साल लग गए। जब आप इस स्टोरी को सुन रहे होंगे, इस स्टोरी में आगे बढ़ रहे होंगे, तब हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मुझे पता है कि ये स्टोरी किस तरफ जा रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्टोरी बिल्कुल एक रैंडम मोड़ पर जाकर रुकती है और उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। ये स्टोरी है 1910 की। 31 जनवरी 1910 के दिन एक अमेरिकन कपल जो कि लंदन में रहा करता था, जिनका नाम था बेल और डॉक्टर हार्पी क्रिपिन, वो एक डिनर पार्टी होस्ट कर रहे थे। ये डिनर पार्टी केवल दो लोगों के लिए थी और ये दोनों ही उनके फ्रेंड्स थे। ये जो ग्रुप था 4 लोगों का, उन्होंने अभी अभी अपना खाना खत्म किया था। अब वो एक गेम के बीच में थे, यानी कि वो एक गेम खेल रहे थे जिसका नाम था विस्ट, और ये एक कार्ड गेम था। इस गेम के बीच में ही अचानक से बेल उठकर खड़ी हो गई, यानी कि डिनर होस्ट बेल। वो उठकर खड़ी हो गई, उसने अपने कार्ड्स नीचे रखे और वो अचानक ही खड़ी होकर एक स्टोरी सुनाने लगी। डॉक्टर क्रिपिन अपनी वाइफ को ऐसा करते हुए देख रहे थे। उन्हें ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उसने कार्ड के गेम को बीच में छोड़कर ये सब कुछ करना शुरू कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि उनकी जो वाइफ है उसको बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए होती है और इस तरीके की हरकतें वो करती रहती थी। उन्होंने थोड़ा सा अपनी वाइफ को गेस्चर किया ऐसा ना करने के लिए, लेकिन उनकी वाइफ बेल ने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने अपने पति की तरफ हाथ हिला दिया, जैसे कह रही हो प्लीज लीव मी अलोन। अब डॉक्टर कृपिन ने एक ठंडी सांस ली और बस अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ बैठकर अपनी वाइफ को देखते रहे। उन्हें पता था कि उनकी वाइफ जो करना चाहती है वो जरूर करके रहेगी। इधर जो डॉक्टर कृपिन थे वो एक बहुत ही पैसिव से इंसान थे। उनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो पीछे पीछे रहना ही पसंद करते थे। उनकी बड़ी बड़ी बल्जिंग आईज थी, बहुत मोटे मोटे वो ग्लासेस लगाते थे, यानी कि वो देखने में एक बिल्कुल ही साधारण व्यक्ति थे। इनकी जॉब भी कुछ खास नहीं थी। ये एक डेंटिस्ट की क्लिनिक में काम किया करते थे। वहां बैक डेस्क पर बैठकर ये डिफरेंट मेडिसिन को मिलाकर उनका मिक्सचर तैयार किया करते थे। ऑफिस में भी वो पीछे पीछे रहना पसंद करते थे और काफी छुपकर ऑफिस के अंदर बैठा करते थे। इधर दूसरी तरफ जो उनकी वाइफ थी बेल, वो इनसे बिल्कुल डिफरेंट थी। वो काफी ब्यूटीफुल थी, उसकी काफी ह्यूज पर्सनैलिटी थी। वो एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस थी और एक सिंगर भी थी। हर कोई जो उसके आसपास रहता था उसे पसंद करता था, उसे प्यार करता था। लेकिन बेसिकली डॉक्टर क्रिपिन और बेल के बीच में बहुत ज्यादा बनती नहीं थी, क्योंकि बेल डॉक्टर क्रिपिन को बहुत ज्यादा डोमिनेट करती थी। बेल बहुत ज्यादा फिजूल खर्च भी थी। डॉक्टर क्रिपिन मेहनत करके जो भी पैसा कमाकर घर में लाते थे वो उन्हें अपनी ड्रेसेस खरीदने में खर्च कर दिया करती थी, और ये चीज डॉक्टर क्रिपिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो फिलहाल वो अपने काउच पर बैठे हुए थे, अपनी वाइफ बेल को परफॉर्म करते हुए देख रहे थे। उनकी वाइफ ने इस दिन एक पिंक फ्लोइंग इवनिंग ड्रेस पहनी हुई थी और अपने गेस्ट को वो लगातार अपनी स्टोरी सुनाती जा रही थी। कभी कभी वो बीच में सॉन्ग गाना शुरू कर देती थी जो कि इसी स्टोरी से रिलेटेड था। कभी कभी वो डांस करना शुरू कर देती थी और इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक प्ले जैसा परफॉर्म करने की कोशिश कर रही थी। इनके जो डिनर गेस्ट थे उनका नाम था पॉल और क्लेरा। वो बहुत ही इंटरेस्ट से इस परफॉर्मेंस को देख रहे थे। उनको ये परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। बेल की तरह ही पॉल भी एक थिएटर आर्टिस्ट था। वो एक कॉमेडियन रह चुका था और जो क्लारा थी वो भी बेल के साथ थिएटर में काम कर चुकी थी। इनके थिएटर ग्रुप का नाम था द म्यूजिकल हॉल लेडीज गिल्ड। फिर धीरे धीरे बेल की परफॉर्मेंस खत्म हुई। पॉल और क्लेरा दोनों ने बहुत तेजी से उसके लिए तालियां बजाई, उसकी काफी तारीफ की। बेल इनको देखकर स्माइल कर रही थी, एक तरह से हंस रही थी, बहुत ज्यादा खुश थी। इसके बाद ये लोग सबके सब बैठ गए और अब डॉक्टर क्रिपिन को लग रहा था कि फाइनली अब वो अपना ताश का गेम खत्म कर सकते हैं। वो उस कार्ड गेम में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। उन्होंने अपने कार्ड्स उठा लिए। उन्होंने चारों ओर देखा कि बाकी लोग भी अपने कार्ड्स उठाएंगे, लेकिन अब वो समझ गए थे कि ये कार्ड गेम अब फिनिश होने वाला नहीं है, क्योंकि अब जो भी बचा खुचा समय था इस पार्टी के बाद वो उनकी वाइफ की परफॉर्मेंस ले चुकी है। यानी कि अब समय इतना ज्यादा नहीं है कि इस कार्ड गेम को खत्म किया जाए, काफी लेट हो चुका था। अब इनके गेस्ट को वहां से जाना था, तो वो लोग वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे। अब डॉक्टर क्रिपिन भी उठकर खड़े हो गए।
अब उन्हें अपने गेस्ट को विदा करना था, लेकिन बेल यानी कि उनकी वाइफ, उन्होंने सीधे डॉक्टर क्रिपिन से कहा कि तुम बाहर जाओ और हमारे गेस्ट के लिए एक हॉर्स एंड कैरिज लेकर आओ, यानी कि एक घोड़ा गाड़ी लेकर आओ। और जब डॉक्टर क्रिपिन बाहर जाने लगे, तब इनकी वाइफ बेल इनके पास आई और धीरे से बोली कि तुम बाहर जा तो रहे हो, लेकिन एक अच्छी सी घोड़ा गाड़ी इनके लिए लेकर आना, ऐसा ना हो कि कोई चीप गाड़ी लेकर आ जाओ। डॉक्टर क्रिपिन ने कुछ नहीं बोला, वो बाहर गए। काफी देर तक वो हॉर्स कैरेज ढूंढते रहे, लेकिन जितनी भी हॉर्स कैरेज वहां पर आसपास मौजूद थी, वो सब बस ऐसी थी, कुछ खास नहीं थी। फिर करीब 1 घंटा बीत गया। जब उनको कोई भी ढंग की घोड़ा गाड़ी नहीं मिली, तो वो एक ऑर्डिनरी सी घोड़ा गाड़ी लेकर अब घर वापस लौटे, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। अब उन्होंने घर आकर बताया अपने गेस्ट को कि मैं घोड़ा गाड़ी लेकर वापस आ गया हूँ। जब इनकी वाइफ बेल ने उस घोड़ा गाड़ी को देखा, तो उसको बहुत जोर का गुस्सा आया। हालांकि उनके गेस्ट को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, वो इस कैरेज में बैठे और वहां से चले गए। इधर जो बेल थी, वो गेस्ट के जाते ही घर के अंदर जा चुकी थी। डॉक्टर क्रिपिन को पता था कि उनकी वाइफ उनसे काफी नाराज होने वाली है, और जैसे ही मैं घर के अंदर जाऊंगा, तो अब मुझे डांट पड़ने वाली है। फिलहाल वो अपने गेस्ट को गुड बाय करके अपने घर के अंदर आए। जैसे ही वो घर के अंदर घुसे, तो उन्होंने पाया कि उनकी वाइफ बेल वहीं पर लिविंग रूम के बीचों बीच खड़ी है। वो अपनी बाहें फोल्ड करके, यानी कि हाथ बांधकर वहां पर खड़ी हुई थी। ये सीधे डॉक्टर क्रिपिन को घूरे जा रही थी और बहुत ज्यादा नाराज लग रही थी। अब ये सीधे अपने हस्बैंड डॉक्टर क्रिपिन के ऊपर चिल्लाने लगी कि तुमने पहले तो आने में ही 1 घंटा लगा दिया, और फिर 1 घंटे के बाद जबकि तुम ये घोड़ा गाड़ी लेकर आए हो, तो इतनी घटिया, इतनी चीप घोड़ा गाड़ी लाकर तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बेल ये भी कहने लगी कि हमारी आज की डिनर पार्टी तुमने पूरी तरह से बर्बाद कर दी। तुमने इस डिनर पार्टी को एक बिल्कुल डिजास्टर बनाकर रख दिया। हालांकि डॉक्टर क्रिपिन को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, उन्हें पता था कि डिनर काफी अच्छा रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसका इतना इश्यू बनाया जाए। लेकिन बेल को लग रहा था कि उसके हस्बैंड ने उसको नीचा दिखाया है, उसका हस्बैंड काफी बोरिंग रहा था, कुछ खास वो बातचीत नहीं कर रहा था गेस्ट के साथ। और साथ ही उसने ये भी पाया था कि बेल की परफॉर्मेंस के बाद उसके हस्बैंड ने ठीक से उसके लिए तालियां नहीं बजाई थी, जो कि उसको काफी बुरा लगा था। अब डॉक्टर क्रिपिन को पता था कि अपनी वाइफ से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। वो सिर झुकाकर सब कुछ सुनते रहे। उन्होंने अपनी बीवी को बोलने दिया, उसका गुस्सा निकालने दिया, और ये देखकर बेल अब और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती जा रही थी। उसने गहरी सांसें भरी, वो वहां से पलटी और एक मेंटल पीस के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने शेल्फ पर से एक फ्रेम्ड फोटो उठाई। ये फोटो उसके फॉर्मर लवर की थी, यानी कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड की थी, और बहुत ही बेशर्मी से उसने ये फोटो अपने घर में सजा कर रखी हुई थी। उसका जो फॉर्मर बॉयफ्रेंड था, उसके साथ उसका खुलेआम अफेयर था। उसका ये बॉयफ्रेंड एक बहुत ही अच्छा प्राइज फाइटर था। उसकी काफी ह्यूज पर्सनैलिटी थी, जिसके बारे में डॉक्टर क्रिपिन को सब कुछ पता था। उन्हें यह भी पता था कि उस एक्स बॉयफ्रेंड के साथ इनकी वाइफ के उनकी शादी के बाद भी रिलेशनशिप रहे थे, और वो लगातार उनके साथ चीट करती आई थी। खैर, बेल ने फिलहाल उस फोटो को उठाया। उसने उस फोटो की तरफ इशारा करते हुए अपने हस्बैंड की तरफ देखा और उससे कहा कि तुम्हें पता है ना कि मैं किसी भी व्यक्ति को चाहूं तो उसको पा सकती हूँ। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, और तुम बेकार में ही मेरी जिंदगी में हो। इधर जो डॉक्टर क्रिपिन थे, उनको इस बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उनको अपनी वाइफ के इस तरह के व्यवहार की पूरी तरह से आदत पड़ चुकी थी। उन्हें पता था कि उनकी वाइफ उनके ना जवाब देने से और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगी, क्योंकि वो चाहती थी कि डॉक्टर क्रिपिन कोई ना कोई रिएक्शन करे। लेकिन डॉक्टर क्रिपिन को गुस्सा ही नहीं आ रहा था, उन्हें तो आदत थी इस तरह के व्यवहार की, तो वो फिर भी कुछ भी नहीं बोले। अब बेल और ज्यादा भड़क गई। उसने डॉक्टर क्रिपिन से कहा कि अब मैं तुम्हें कल छोड़कर चली जाऊंगी, ये मेरा फाइनल फैसला है। अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकती, हमारा रिश्ता यहीं पर खत्म हो चुका है। डॉक्टर क्रिपिन ने तब भी कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। ये उनकी वाइफ का एक टिपिकल बिहेवियर था। ये धमकी कि कल मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, ये वो उनको कई बार दे चुकी थी, लेकिन कभी भी वहां से गई नहीं थी, तो उन्होंने इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। एक तरह से डॉक्टर क्रिपिन बेल के पंचिंग बैग थे, जिन्हें वो हमेशा पंच करती रहती थी अपना गुस्सा निकालने के लिए। अब डॉक्टर क्रिपिन चाहते थे कि उनकी बीवी इतना ज्यादा बकवास करना बंद कर दे, चिल्लाना बंद कर दे, और तब वो शांति से सो सके। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अगर उनकी वाइफ उनको अगले दिन छोड़कर चली जाए। वो भी इस शादी से पूरी तरह से नाखुश थे। उनकी शादी में अब कुछ भी बाकी नहीं था। बस उनको डर था तो स्कैंडल का था। उन्हें पता था कि अगर उनकी वाइफ उन्हें छोड़कर जाएगी,
तो बहुत ज्यादा विवाद उठेंगे समाज में, क्योंकि ये 1910 की बात थी और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा स्कैंडल बन जाया करती थी। लेकिन डॉक्टर क्रिपिन ये भी जानते थे कि अगर मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स देता हूँ तो मेरी छवि खराब होगी, लेकिन अगर मेरी वाइफ खुद ही चली जाए तो बहुत ज्यादा स्कैंडल्स नहीं बनेंगे। तो वो तो एक तरह से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि चाहते ही थे कि उनकी वाइफ उन्हें छोड़कर चली जाए, बस वो खुद अपनी तरफ से अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं देना चाहते थे। फिलहाल उन्होंने अपनी वाइफ को बोलने दिया, उसके थोड़ा सा पॉज लेने का वेट किया। जब थोड़ा सा उनकी बीवी शांत हुई तो उन्होंने सीधे अपनी वाइफ से कहा, हे बेल, डू यू वांट सम विस्की? यानी कि बेल, क्या तुम थोड़ी सी विस्की लेना पसंद करोगी? उनका ये शांत व्यवहार देखकर थोड़ा सा बेल भी अचंभित रह गई। उसने तुरंत ही अब बकवास करना बंद कर दिया। उसका पूरा का पूरा मूड अब चेंज हो चुका था। उसने अपने हस्बैंड को जवाब दिया कि हाँ ठीक है, मैं थोड़ी सी विस्की ले लूंगी। डॉक्टर क्रिपिन ने कहा कि ग्रेट, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए पैक बना कर लाता हूँ। इसके बाद वो अपनी लीकर कैबिनेट के पास गए। उन्होंने 2 ड्रिंक बनाए, एक अपने लिए और एक अपनी वाइफ के लिए। इसके बाद 2 दिन बीत गए। बेल ने कुछ चैरिटीज ज्वाइन की हुई थी, जिसकी उस दिन मीटिंग होने वाली थी, यानी कि 2 दिन के बाद। सारे चैरिटी मेंबर्स वहां पर पहुंच चुके थे, लेकिन बेल, जो कि इस चैरिटी की ट्रेजरर थी, वो वहां पर पहुंची ही नहीं थी और उसके बिना मीटिंग शुरू नहीं हो सकती थी। सबको लग रहा था कि बेल आज लेट हो गई है, उसका वेट कर रहे थे और ऐसा करते करते थोड़ा सा समय बीत गया। कुछ समय के बाद मीटिंग रूम के दरवाजे पर एक नॉक की आवाज आई। उनमें से एक महिला उठी, उसने दरवाजा खोला। उसने देखा कि बाहर डॉक्टर क्रिपिन की असिस्टेंट, एक यंग वुमेन जिसका नाम था एथल, वो खड़ी हुई थी। वो काफी हांफ रही थी, जैसे कि काफी चल कर आई हो। उसके हाथ में एक लेटर था और एक पैकेज था। अब एथल को इन लोगों ने अंदर आने के लिए कहा। अंदर आने के बाद उसने बताया कि मैं डॉक्टर क्रिपिन और बेल के बिहाफ पर यहाँ पर आई हूँ। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए लेटर और पैकेज को वहीं पर मौजूद मेज पर रख दिया, तुरंत वहां से पलटी और बाहर चली गई। अब जो सारी की सारी महिलाएं वहां पर मौजूद थी वो काफी कंफ्यूज हो गई। उन्होंने उस लेटर को उठाया, उसको खोला और उसे जोर जोर से पढ़ने लगी। वो जो लेटर था वो डॉक्टर क्रिपिन ने लिखा था और उन्होंने इस चैरिटी के मेंबर्स को बताया था कि अनफॉर्चुनेटली बेल की फैमिली के किसी मेंबर को, जो कि अमेरिका में रहा करते थे, वो काफी ज्यादा बीमार पड़ गए हैं। अब बेल को वापस अमेरिका जाना पड़ा है उनकी देखभाल करने के लिए, और अब बेल वहां से जल्दी वापस आने वाली नहीं है, वो कई महीनों के लिए वहां पर गई है। इसके बाद इन लोगों ने उस पैकेट को खोला, यानी कि उस पैकेज को खोला जो कि एथल वहां पर रख कर गई थी। उस पैकेज के अंदर उस चैरिटी की चेकबुक थी। इसके अलावा उसके सारे के सारे लेजर्स, रजिस्टर, सारे के सारे कागजात उस पैकेज के अंदर मौजूद थे, ताकि चैरिटी मेंबर्स को कोई भी परेशानी ना हो। अब वो बेल को एज अ ट्रेजरर रिप्लेस कर सकते थे और उसके बदले किसी नए ट्रेजरर को ज्वाइन कर सकते थे अपने ग्रुप में। जब उन्होंने पूरी तरह से इस लेटर को पढ़ लिया, सारे कंटेंट्स उस पैकेज के देख लिए, अब ये सारे मेंबर्स एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनको काफी ऑड लग रहा था कि बेल बिना किसी को बताए इस तरह से अचानक चली गई थी। वो किसी को भी गुड बाय कहे बिना इतने महीनों के लिए देश से बाहर जा चुकी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जिस भी कारण से उसे अमेरिका जाना पड़ा था, जो भी बीमार था, वो उसका जरूर कोई ना कोई खास व्यक्ति रहा होगा और वो काफी सीरियस रहा होगा। अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि फिलहाल वो कोई टेम्परेरी ट्रेजरर हायर कर लेते हैं। वो बेल के वापस आने का वेट करेंगे और उसके बाद बेल ही इस काम को आगे संभालेगी। इसके बाद करीब 3 वीक्स बीत गए। क्लेरा और जो बाकी लेडीज थी, जो कि इस चैरिटी गिल्ड की मेंबर्स थी, उन्होंने अपनी एनुअल बॉल यानी कि एनुअल पार्टी ऑर्गेनाइज की, जैसे कि हर साल ऑर्गेनाइज होती थी। उन्होंने बेल को भी इस पार्टी में इनवाइट किया, क्योंकि उन्हें पता था कि बेल वहां पर मौजूद नहीं है। तो उसको उसके हस्बैंड के साथ इनविटेशन कार्ड भेजा गया उनके एड्रेस पर, क्योंकि उन्हें पता था कि उसका हस्बैंड घर पर ही होगा। डॉक्टर क्रिपिन को ये इनविटेशन मिला। उन्हें पता था कि ये जो इनविटेशन है ये सिर्फ एक प्रकार की फॉर्मेलिटी है, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो ये बेल के लिए था। अगर बेल वहां पर होती तो उसके साथ डॉक्टर क्रिपिन जरूर उस पार्टी में आते, लेकिन अकेले आने का कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन इनवाइट तो करना ही था, इसलिए इन लोगों ने इनवाइट कर लिया था। लेकिन डॉक्टर क्रिपिन ना सिर्फ इस पार्टी में पहुंचे, बल्कि अपने साथ वो किसी और को लेकर पहुंचे। अब इस चीज को देखकर इन सारी लेडीज के बीच में एक आउटरेज फैल गया। उनके लिए डॉक्टर क्रिपिन का ये बिहेवियर काफी ज्यादा ऑड था।
डॉक्टर क्रिपिन बाहों में बाहें डालकर उस दिन एथल के साथ यानी कि अपनी असिस्टेंट के साथ वहां पर पहुंचे थे। एथल वही असिस्टेंट थी जिसने बेल का लेटर और वो पैकेज उस दिन मीटिंग तक पहुंचाया था। अब जितनी भी लेडीज वहां पर मौजूद थी, स्पेशली क्लैरा जो कि उस दिन इनके घर में गेस्ट बनकर भी आई थी, वो डॉक्टर क्रिपिन को घूरती रही। वो देख रही थी कि डॉक्टर क्रिपिन आराम से अपनी असिस्टेंट के साथ घूम रहे हैं, उसके साथ डांस कर रहे हैं, और पता नहीं कैसे डॉक्टर क्रिपिन को ऐसा लग रहा है कि इस तरह से खुलेआम अपनी वाइफ की सहेलियों के बीच में अपनी वाइफ को चीट करना एप्रोप्रिएट है। अपना ये बिहेवियर उनको इनएप्रोप्रिएट पता नहीं क्यों नहीं लग रहा था। वो पब्लिक प्लेस में खुलेआम अपनी लवर को लेकर घूम रहे थे। अब उस दिन इन लेडीज ने एक और मीटिंग की। इन लोगों ने आपस में मिलकर डिसाइड किया कि अब जो कुछ भी हमारी चैरिटी गिल्ड में होगा, यानी कोई भी मीटिंग होगी, कोई भी फंक्शन होगा, तो हम डॉक्टर क्रिपिन को यहाँ पर इनवाइट करने वाले नहीं हैं। अब उनका इससे कोई भी लेना देना नहीं है जब तक बेल वापस नहीं आ जाती। जब वो वापस आएगी, हमारी उससे बातचीत हो जाएगी, उसके बाद ही हम डॉक्टर क्रिपिन के बारे में कुछ भी सोचेंगे। लेकिन बेल अगले कई हफ्तों तक वापस नहीं आई। अब धीरे धीरे करीब 2 महीने बीत गए। एक तरह से बेल गायब हो चुकी थी। मार्च 20 1910 का दिन आ गया और उस दिन डॉक्टर क्रिपिन ने अचानक से ही एक अनाउंसमेंट किया। उन्होंने बताया कि मेरे पास चैरिटी के लिए एक बैड न्यूज है। उस दिन वो चैरिटी की लेडीज से स्पेशली मिलने के लिए आए थे। उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ बेल जो कि अमेरिका गई हुई थी, वहां पर जाकर वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई और बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई। अब जो क्लैरा और जो बाकी लेडीज थी, उनको ऑब्वियसली ये सारी चीजें बहुत ही अजीब लगी। अभी तक वो डॉक्टर क्रिपिन से नफरत कर रही थी उनके बिहेवियर के कारण, लेकिन अब अचानक से ही उनकी ये जो नफरत थी वो शक में बदल गई। उनको ऐसा लगने लगा कि डॉक्टर क्रिपिन ने ही अपनी वाइफ बेल के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है। अब इनका जो गिल्ड था, उसकी एक मेंबर यानी कि एक लेडी पुलिस के पास गई। उसने बेल की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई। पुलिस ने इस केस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया। उनको ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ बकवास है। ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि बेल को गायब किया गया है, कोई भी क्राइम कमिट हुआ है, इसके कोई भी सबूत उन्हें दिखाई दे ही नहीं रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि बस एक महिला थी जिसका नाम था बेल, वो अमेरिका गई थी और वहां पर नेचुरल कॉजेज की वजह से मारी गई है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी सहेलियां थी जो कि पुलिस के पास आई थी और पुलिस में कंप्लेंट कर रही थी कि उसका मर्डर हो गया है और उसके हस्बैंड ने ही उसका मर्डर किया है क्योंकि वो उसके साथ चीटिंग कर रहा था। लेकिन पुलिस के लिए ये सारी चीजें बिल्कुल भी मैटर कर ही नहीं रही थी। पुलिस वाले कह रहे थे कि हो सकता है कि उसका हस्बैंड उसके साथ चीट कर रहा हो, लेकिन इस बात के कोई भी सबूत नहीं है। इससे ऐसा बिल्कुल भी साबित नहीं होता है कि उसने उसकी हत्या कर दी है। लेकिन जो बेल के फ्रेंड्स थे वो लगातार पुलिस पर प्रेशर बना रहे थे कि आप इस केस की जांच कीजिए। इसके बाद करीब 3 मंथ्स बीत गए। फाइनली पुलिस ने ये केस लिया और एक डिटेक्टिव को असाइन किया। इस डिटेक्टिव का नाम था वॉल्टर ड्यू। वॉल्टर ड्यू एक इंस्पेक्टर थे, एक डिटेक्टिव के रूप में काफी लंबे समय से काम कर रहे थे। ये काम करते करते उन्हें 20 साल से भी ज्यादा हो चुके थे। यहां तक कि उन्होंने एक बहुत ही फेमस सीरियल किलर जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा, उसका नाम था जैक द रिपर, उसके केस पर भी काम किया था। उन्होंने जैक द रिपर द्वारा मर्डर किए गए लास्ट व्यक्ति की बॉडी को बरामद किया था। हालांकि ये जो केस था जैक द रिपर का, ये अनसॉल्व रह गया था। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में वॉल्टर ड्यू की बहुत ज्यादा तारीफ हुई थी, उनकी काफी अच्छी रेपुटेशन हो गई थी और तब से यही माना जाता था कि वो एक काफी अच्छे डिटेक्टिव थे। अब जब इन्हें ये केस मिला तो 6 जुलाई 1910 के दिन, यानी कि रफली बेल के मिस होने के करीब 5 मंथ्स के बाद, ये एक दिन डॉक्टर क्रिपिन से मिलने उनके घर पर पहुंचे उनकी वाइफ के बारे में इंक्वायरी करने के लिए। अब डिटेक्टिव ड्यू को यही लग रहा था कि डॉक्टर क्रिपिन उनको वही स्टोरी सुनाएंगे जो कि वो अभी तक सबको सुनाते आ रहे थे बेल के बारे में। जो कि आपको भी पता है कि उनकी वाइफ बेल अपने किसी बीमार रिलेटिव से मिलने के लिए अमेरिका गई थी उनकी देखभाल करने के लिए। लेकिन जब वो वहां पर थी तो अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई और उस बीमारी से उसकी मौत हो गई। लेकिन डॉक्टर क्रिपिन ने ये स्टोरी इंस्पेक्टर ड्यू को सुनाई ही नहीं। जब इंस्पेक्टर ड्यू वहां पर पहुंचे थे तो सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर क्रिपिन से बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे उनकी वाइफ के बारे में। डॉक्टर क्रिपिन इन सवालों का जवाब देने में बहुत ज्यादा ऑकवर्ड दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा एम्बेरेस्ड हैं। ये चीज साफ साफ इंस्पेक्टर ड्यू को नजर आ रही थी। लेकिन वो ये सारे रूटीन क्वेश्चंस उनसे पूछता रहा।
वो देखना चाहता था कि डॉक्टर क्रिपिन का क्या रिस्पॉन्स रहता है। वो लगातार अपने सवाल पूछते जा रहे थे, लेकिन एक पॉइंट पर आकर डॉक्टर क्रिपिन ने इन सवालों का आंसर देना बंद कर दिया। उन्होंने 1 मिनट लंबा पॉज लिया, फिर अपने हाथों से अपने सिर को थाम लिया। वो वहां पर बैठे रहे, फिर धीरे से उन्होंने अपने ग्लासेस उतारे, मेज पर रख दिए, फिर सिर उठाकर उन्होंने इंस्पेक्टर ड्यू की तरफ देखा। उन्होंने इंस्पेक्टर ड्यू से कहा कि अब मैं तुम्हें सच बताने जा रहा हूं, और सच ये है कि बेल की मौत नहीं हुई है, बेल जिंदा है। डॉक्टर क्रिपिन ने इंस्पेक्टर को बताया कि जिस दिन वो डिनर पार्टी हमने ऑर्गेनाइज की थी जिसमें पॉल और क्लैरा आए थे, उसके अगले दिन यानी कि अगली सुबह जब डॉक्टर क्रिपिन सोकर उठे तो उन्होंने पाया कि उनकी वाइफ बेल उनको छोड़कर जा चुकी है और अपने साथ अपना सारा का सारा सामान लेकर जा चुकी है। ऐसा लगता था कि वो आधी रात के किसी समय उठी, अपना सारा का सारा सामान पैक किया और इतना चुपचाप किया कि उन्हें पता ही नहीं चला, और ना ही उन्हें बताया कि वो कहाँ जा रही है और उस घर से निकल गई। डॉक्टर क्रिपिन ने बताया कि अक्सर मेरी वाइफ इस तरह की धमकियां मुझे दिया करती थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी धमकी पर खरी उतरेगी। डॉक्टर क्रिपिन ने आगे बताया कि मैंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता था कि इस तरह की हरकतों के कारण बहुत ज्यादा स्कैंडल बनते हैं और वो इन सारी चीजों को अवॉइड करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सबसे झूठ बोल दिया था कि बेल अमेरिका चली गई है। डॉक्टर क्रिपिन ने उस डिटेक्टिव को यह भी बताया कि जो बेल थी वो मेरे प्रति बहुत ज्यादा रूड थी, मेरे साथ बहुत ज्यादा मिसबिहेव करती थी, और इस कारण से जब मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे छोड़कर चली गई है तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक विन विन सिचुएशन है, मैं उससे छुटकारा भी पालूंगा और कोई स्कैंडल भी नहीं होगा। उन्होंने ये भी बताया कि जो बेल थी वो केवल डॉक्टर क्रिपिन के साथ ही बहुत ज्यादा मिसबिहेव करती थी, बाकी सबके साथ उसका व्यवहार बहुत ज्यादा अमेजिंग था। फिर डॉक्टर क्रिपिन ने बताया कि उनको धीरे धीरे यकीन हो गया कि उनकी वाइफ अब वापस आने वाली नहीं है। तब उन्होंने खुलेआम एथल के साथ डेटिंग करना शुरू कर दिया। वो उससे वाकई में प्यार करने लगे थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उनकी जो वाइफ है अब वो आउट ऑफ द पिक्चर हो चुकी है। लेकिन क्योंकि उसकी चैरिटी की बाकी महिलाएं उसे काफी अच्छा मानती थी, उसे काफी प्यार करती थी, इसलिए उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। लेकिन मेरा उसकी डिसअपियरेंस से कोई भी लेना देना नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपनी मर्जी से रह रही होगी और मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। इसके बाद ये जो डॉक्टर क्रिपिन थे बहुत ज्यादा शर्मिंदा दिखने लगे। उन्होंने अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लिया और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा पीड़ित हैं। वो उस पॉइंट तक एम्बेरेस्ड नजर आ रहे थे कि अब डिटेक्टिव को भी डॉक्टर क्रिपिन पर पूरा भरोसा होने लगा था। डिटेक्टिव ड्यू को यह भी लगने लगा था कि डॉक्टर क्रिपिन किसी की भी हत्या नहीं कर सकते। उनको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। अब इन्होंने फाइनली डॉक्टर क्रिपिन से पूछा कि क्योंकि ये एक मिसिंग केस है, इसलिए हम आपकी प्रॉपर्टी की तलाशी लेना चाहेंगे। डॉक्टर क्रिपिन ने इस तलाशी के लिए खुशी खुशी हाँ कह दिया। उन्होंने कहा कि आप मेरे पूरे घर की तलाशी ले सकते हैं, मेरी पूरी प्रॉपर्टी की तलाशी ले सकते हैं, आपको कोई भी रोक टोक नहीं है, आप जाइए और देख लीजिए। तब डिटेक्टिव इनके घर में, इनकी प्रॉपर्टी में पूरा घूमा, लेकिन उसे कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिखा। अब उसे डॉक्टर क्रिपिन की स्टोरी पर विश्वास हो गया था। बेसिकली उसके लिए केस क्लोज हो चुका था, लेकिन ऑफिशियली इस केस को क्लोज करने के लिए उसे बेल से बात करनी थी। जब तक वो उससे बात ना कर लेता वो इस केस को ऑफिशियली क्लोज नहीं कर सकता था। डिटेक्टिव को पता था कि हर कोई बेल को डेड समझ रहा है, हर किसी को यही लग रहा है कि उसकी हत्या हो चुकी है, इसीलिए उससे बात करना बहुत ही जरूरी है। जब से बेल वहां से गई थी उसने अपनी किसी भी फ्रेंड से कोई बात नहीं की थी। अब इन लोगों ने इस बारे में बैठकर बातचीत की। फिर डॉक्टर क्रिपिन और डिटेक्टिव ड्यू दोनों ने साथ में मिलकर एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट बनाया जिसमें लिखा हुआ था कि बेल, अगर तुम इस एडवर्टीजमेंट को देखती हो तो तुम्हें तुरंत ही पुलिस को कांटेक्ट करना है और लंदन पुलिस से कांटेक्ट करना है, क्योंकि हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये जो न्यूज़पेपर था ये अमेरिका के सारे न्यूज़पेपर्स में जाने वाला था। ये सारा एडवर्टीजमेंट तैयार करने के बाद डिटेक्टिव वहां से चला गया। उसने डॉक्टर क्रिपिन को थैंक यू भी बोला और कहा कि आप मेरे टच में रहिएगा। इसके बाद 5 डेज बीत गए। 5 डेज के बाद इंस्पेक्टर ड्यू एक बार फिर से डॉक्टर क्रिपिन से मिलने के लिए उनके घर गया। वो फॉलो अप करना चाहता था केस का, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि डॉक्टर क्रिपिन अपनी नई लवर एथल के साथ पता नहीं कहाँ चले गए हैं। किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो कहाँ जा चुके हैं। लेकिन अब इंस्पेक्टर ड्यू के लिए इस केस का प्रोस्पेक्टिव पूरी तरीके से बदल चुका था। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर क्रिपिन कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं और इसी कारण वो अपनी असिस्टेंट को लेकर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। उसे ये भी लगने लगा था कि हो सकता है कि बेल के जाने के बारे में डॉक्टर क्रिपिन ने मुझसे झूठ बोला हो कि वो इस तरह से आधी रात को कहीं चली गई थी। अब इंस्पेक्टर ड्यू ने न्यूज़पेपर्स को फिजिकल डिस्क्रिप्शंस भेजे डॉक्टर क्रिपिन के और एथल के, ताकि उनकी तलाश की जा सके।
ये जो डिस्क्रिप्शंस भेजे गए थे, ये सारे पुलिस स्टेशंस पर भी भेजे गए थे, जो कि सारे यूरोप के पुलिस स्टेशंस थे, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर इनकी सर्च की जा रही थी। इसके अलावा इन्होंने डिसाइड किया कि जितनी भी शिप्स जो कि अमेरिका में खड़ी हुई हैं कहीं भी, उन सबकी तलाशी भी ली जाएगी। हो सकता है कि डॉक्टर क्रिपिन और एथल का ये प्लान हो कि वो यूरोप छोड़कर बाहर भागने वाले हैं। उस समय अगर किसी को भी देश से बाहर जाना होता था तो जनरली शिप से ही यात्रा की जाती थी। उस समय एरोप्लेन्स बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, उनकी अभी शुरुआत ही हो रही थी। अब जब ये सारी चीजें पुलिस वालों के दिमाग में आई तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक बार फिर से ये लोग डॉक्टर क्रिपिन की प्रॉपर्टी की तलाशी करेंगे। तो ये लोग डॉक्टर क्रिपिन के ब्यूटीफुल 3 स्टोरी होम पर पहुंचे। इनका ये जो घर था एक बहुत ही शांत सड़क पर था। इस घर का ताला तोड़कर ये लोग अंदर घुसे और एक तरह से इन्होंने सारा घर तहस नहस करके एकदम उलट पुलट कर हर चीज की तलाशी ली। यहाँ तक कि जितने मैट्रेसेस थे, जितने गद्दे थे, उनको भी फाड़ फाड़ कर खोल दिया गया। जितनी भी अलमारियां थी, जितने भी ड्रॉर्स थे, उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया गया। लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नजर नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर ड्यू को इस समय बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि उस बूढ़े डॉक्टर ने मुझे चकमा दे दिया है और यहाँ से भाग गया है। अब ये लोग पूरे घर की तलाशी ले चुके थे। इंस्पेक्टर ड्यू अब बेसमेंट की तरफ जा रहा था। जब वो बेसमेंट में पहुंचा तो उसने पाया कि वहां पर ऑलरेडी कुछ इन्वेस्टिगेटर्स मौजूद थे और वो अपनी फ्रूटलेस तलाशी ले चुके थे, यानी कि उनको अभी तक वहां पर कुछ भी नहीं मिला था। अब जो इंस्पेक्टर ड्यू था ये कॉर्नर की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि जो बेसमेंट की स्टेयर्स थी, यानी कि सीढ़ियां थी, उनके नीचे पीछे की तरफ एक फायर प्लेस है। वहां पर कुछ अजीब सा नजर आ रहा है। जब वो वहां उसके पास पहुंचा तो उसने पाया कि इस फायर प्लेस की बहुत सारी ईंटें निकाल दी गई हैं और वो वहीं पर फायर प्लेस के सामने पड़ी हुई हैं। और ये कुछ बहुत ही अजीब सा नजर आ रहा था। ये ईंटें वहां पर बिखरी हुई थी। अब उसको कुछ अजीब सा तो लग रहा था, लेकिन क्या अजीब है ये उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। उसने वहां पर ही पड़ा हुआ एक पोकर उठाया। पोकर की सहायता से फायर प्लेस में जितने भी लॉक्स होते हैं लकड़ी के, उनको उल्टा पलटा जाता है ताकि हाथ न जले। तो ऐसा ही एक पोकर इसने उठाया और जितनी भी ईंटें वहां पर पड़ी हुई थी उनको उस पोकर से टैप करने लगा। जितनी भी ब्रिक्स थी, जब भी वो उनको उस पोकर से टैप कर रहा था तो एक सॉलिड थंब साउंड आ रही थी। इस साउंड से साफ पता चल रहा था कि इन ईंटों के नीचे कुछ ना कुछ सॉलिड है। ये सारी ईंटों को उस पोकर से टैप करता रहा। जब वो एक तरह से इन ईंटों के सेंटर में पहुंचा, बीच में पहुंचा, तब इसने इस पोकर से एक बार फिर से टैप किया बीच वाली ब्रिक्स पर। और इस समय उन ब्रिक्स ने एक हॉलो साउंड निकाली, यानी कि इन ईंटों के नीचे कुछ ना कुछ खाली जगह थी। ये देखकर इंस्पेक्टर ड्यू काफी एक्साइटेड हो गया। उसने अपनी टीम को बुलाया वहां पर। इन सब ने मिलकर वो सारी की सारी ईंटें वहां से निकाली। जो साइड की ईंटें थी वो तो पक्के फर्श पर रखी हुई थी, लेकिन जो बीच की ईंटें थी वो मिट्टी जैसे फर्श के ऊपर रखी हुई थी, यानी कि हाल ही में उस फर्श को खोदा गया था और मिट्टी से भरा गया था। और उसके बाद उस गड्ढे को छुपाने के लिए उसके ऊपर ईंटें रख दी गई थी। इन लोगों ने वहां पर ही रखा हुआ एक शॉवल उठाया और एक व्यक्ति ने वहां की खुदाई करना शुरू कर दिया। जैसे ही एक स्कूप उस शॉवल से उठाई गई, वैसे ही वहां पर बहुत ज्यादा बदबू आने लगी। इतनी ज्यादा तेज वो बदबू थी कि जो इंस्पेक्टर ड्यू था उसने वहीं पर वॉमिटिंग करनी शुरू कर दी। इन सबकी ही हालत वहां पर बिगड़ने लगी थी। धीरे धीरे जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती रही, सारे के सारे इन्वेस्टिगेटर्स और इनकी पूरी टीम उस बेसमेंट से बाहर भाग गई। ये लोग इस बदबू को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। जो लोग खुदाई कर रहे थे वो भी खुदाई का काम आगे चालू नहीं रख पा रहे थे। फिर कुछ देर के बाद इंस्पेक्टर ड्यू ने डिसाइड किया कि वो लोग वापस बेसमेंट में जाएंगे। इन लोगों ने अपनी अपनी नाक पर अपने अपने हैंकीज रखे, कुछ लोगों ने कपड़े बांध लिए, अपने मुंह भी अच्छी तरीके से ढक लिए। उसके बाद एक बार फिर से वो लोग उस बेसमेंट में जाते हैं, उस शॉवल को उठाते हैं और उसके बाद वहां पर डिगिंग करनी एक बार फिर से शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा गड्ढा होने के बाद ये लोग देखते हैं कि वहां पर ह्यूमन बॉडी के रिमेन्स पड़े हुए थे, यानी कि लाश के टुकड़े पड़े हुए थे। ये जो लाश उस गड्ढे के अंदर मौजूद थी, जो कि कटी फटी थी, वहां पर उसके ना तो पैर थे और ना ही हाथ थे। साथ ही उस लाश का कोई सर भी नहीं था। बेसिकली वहां पर लाश के इंटरनल ऑर्गन्स पड़े हुए थे। और इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि जैसे स्किन का एक ब्लैंकेट पड़ा हुआ हो, बिल्कुल स्किन ही स्किन किसी व्यक्ति की वहां पर पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था किसी व्यक्ति की स्किन खींचकर उसकी बॉडी से निकाल ली गई है। और इतनी सफाई से उस स्किन को निकाला गया था जैसे कि उसको सर्जिकल प्रिसीजन से निकाला गया हो, किसी सर्जिकल नाइफ की सहायता से। और ये काम किसी डॉक्टर का लग रहा था। अब इस स्किन से और इंटरनल ऑर्गन से बॉडी को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन धीरे धीरे ये लोग उस स्किन की जांच करते रहे। उनको इस स्किन के पास कुछ हेयर भी मिले, यानी कि सिर के बाल भी मिले, जो कि बैल के बालों से मैच करते थे।
कुछ पजामे के टुकड़े मिले जो कि डॉक्टर क्रिपिन के थे, और साथ ही जब इन्होंने स्किन की ध्यान से जांच की तो उन्होंने पाया कि उस स्किन पर एक डिस्टिंक्टिव बर्थ मार्क था, और ऐसा ही सेम बर्थ मार्क बेल की बॉडी पर भी था। जब इस लाश की इंटेस्टाइन्स की जांच की गई तो ये पाया गया कि इसके अंदर एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रैंक्यूलाइजर मौजूद है, यानी कि एक तरह से बेहोश करने की दवा। और ये उसी तरीके की दवा थी जो कि डॉक्टर क्रिपिन उस डेंटिस्ट की क्लिनिक पर बैठकर बनाया करते थे। ये सारी शॉकिंग डिस्कवरीज होने के कुछ दिनों के बाद डॉक्टर क्रिपिन और एथल को पकड़ लिया गया, जबकि वो एक नाव पर बैठकर देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। उनको अरेस्ट कर लिया गया। अल्टीमेटली डॉक्टर क्रिपिन को अपनी बीवी की हत्या करने का दोषी पाया गया और इनको मौत की सजा सुनाई गई। जहां तक एथल की बात है तो उसको कोई भी सजा नहीं सुनाई गई, क्योंकि उसको शायद इस क्राइम के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जांच के बाद यही माना गया कि एथल ने इस क्राइम में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं किया था। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस घटना के करीब 100 ईयर्स के बाद यानी कि 2010 में एक फोरेंसिक साइंटिस्ट जो कि मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में काम करता था, उसने उस स्किन में से एक छोटा सा टिश्यू निकाला, वही स्किन जो डॉक्टर क्रिपिन के बेसमेंट में मिली थी। उसने इस स्किन का एक ट्रेस निकाला, उसकी जांच की, और उसने ये जांच इसलिए की क्योंकि ये जो केस था ये भले ही सॉल्व होने का दावा करता था, डॉक्टर क्रिपिन को सजा मिल चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी लोगों को ये बहुत ज्यादा बिजार लगता था। लोग अभी भी पूरी तरह से इस केस का सेंस नहीं समझ पाते थे। लोगों को ऐसा लगता था कि पता नहीं क्यों डॉक्टर क्रिपिन ने अपनी वाइफ का सर, उसके पैर, उसके हाथ सब कुछ सक्सेसफुली डिस्पोज ऑफ कर दिए। किसी को कभी भी उनके बारे में पता नहीं चला। लेकिन पता नहीं क्या सोचकर डॉक्टर क्रिपिन अपनी वाइफ के इंटरनल ऑर्गन्स और उसकी स्किन को अपने ही बेसमेंट में दफना कर रखते हैं। क्या इसलिए कि उनको एक दिन पकड़ लिया जाए? तो ये सारी चीजें किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। और दफनाया भी कैसे था उसे? आराम से ईंटों के नीचे एक गड्ढे में उसको दफना के रखा गया था। कोई भी अगर थोड़ी सी भी तफ्तीश करता तो आराम से वो गड्ढा ढूंढ लिया जाता। इसके अलावा ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि यही पाया गया था कि डॉक्टर क्रिपिन ने अपनी वाइफ को जहर देकर मारा था। अगर उन्होंने जहर देकर ही मारा था तो बाद में उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े क्यों किए? क्योंकि उस जमाने में किसी को भी जहर देकर मारना और उस चीज को छुपाना काफी आसान था। अगर वो जहर देकर मार देते तो ये एक नेचुरल डेथ भी बन सकती थी, इसको सुसाइड भी दिखाया जा सकता था, लेकिन म्यूटिलेशन के बाद इस तरह के कोई दावे नहीं किए जा सकते थे। तो ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा सस्पिशियस थी। इस फोरेंसिक साइंटिस्ट को भी इस केस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। वो चाहता था कि इस केस को कुछ ना कुछ आंसर मिले, तो उसने उस टिश्यू में से डीएनए निकाला, और जो बेल की बाद की ग्रैंड नीसेस थी या फिर उसके दूसरे पड़पोते पड़नातियां जो कि आज भी जीवित हैं, उनके डीएनए से उन्होंने बेल के डीएनए को मैच कराया। लेकिन वो तब शॉक्ड रह गए कि उनके किसी भी रिश्तेदार से उनका डीएनए मैच ही नहीं कर रहा था। इसका मतलब यह था कि डॉक्टर क्रिपिन के बेसमेंट में जो बॉडी मिली थी वो बेल की थी ही नहीं। लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि जो बॉडी डॉक्टर क्रिपिन के बेसमेंट में मिली थी वो किसी फीमेल की बॉडी ही नहीं थी, वो तो किसी आदमी की बॉडी थी। अब वो आदमी कौन था इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और शायद हो भी नहीं पाएगी कभी भी। लेकिन ये साफ पता चल चुका है कि डॉक्टर क्रिपिन शायद निर्दोष थे। हालांकि बेल के बारे में भी कभी कुछ भी पता नहीं चला कि वो कहाँ चली गई, लेकिन कम से कम डॉक्टर क्रिपिन ने अपनी वाइफ का मर्डर नहीं किया था। हो सकता है कि वो इनोसेंट रहे हों, लेकिन फिर भी उनको उस समय डेथ पेनल्टी दे दी गई थी एक ऐसे क्राइम के लिए जो कि उन्होंने किया ही नहीं था। तो ये स्टोरी यहीं तक। ये स्टोरी आज भी एक बहुत ही रहस्यमयी स्टोरी है। इसके बारे में आज भी कुछ भी पता नहीं चला है। तो फिलहाल आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग का क्या ओपिनियन है, आप लोग क्या सोचते हैं। मेरी आज की स्टोरी मेरी एक सब्सक्राइबर सादिया सुल्ताना जी को समर्पित। इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं कोई अनसॉल्व्ड केस सुनाऊं, इसलिए मैं आपके सामने ये अनसॉल्व्ड केस लेकर आई हूँ। जनरली लोगों को अनसॉल्व्ड केसेस पसंद नहीं होते हैं, इसलिए मैं उनको सुनाना भी पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन आज का ये अनसॉल्व्ड केस आपके लिए। थैंक यू सो मच सुल्ताना जी कि आप मेरी स्टोरीज को सुनती हैं। इसी तरीके से अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।